हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्लास 11th के रसायन विज्ञान के विषय में चर्चा करेंगे। अगर रसायन विज्ञान की अगर बात करें तो सबसे पहले जान लेते हैं कि विज्ञान क्या होता है। विज्ञान होता क्या है? साइंस जो हम पढ़ रहे हैं, विज्ञान साइंस होता क्या है या विज्ञान होता क्या है? विज्ञान क्या है? किसी विषय के सुसंगठित, क्या होता है विज्ञान? किसी विषय के सुसंगठित, सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ज्ञान, तथा क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान क्या होता है? किसी विषय के सुसंगठित, सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। कहने मतलब ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो सुव्यवस्थित तरीके से हो, सुसंगठित तरीके से हो तथा क्रमबद्ध तरीके से हो। कहने मतलब यह है कि अगर जो एक क्लासरूम है और उस क्लासरूम में अगर जो आपको कुछ बच्चों को ऐसे इधर बैठा दिया जाए, कुछ बच्चों को उधर मुकर के बैठाया जाए, कुछ बच्चों को पीछे मुकर के बैठाया जाए और बोर्ड पे यहां पर पढ़ाया जाए, तो क्या वो बैठने का सही सुव्यवस्थित क्रम होगा? मतलब अगर आपको अगर पढ़ाना है तो पढ़ाने के लिए आपको बोर्ड के सामने सुव्यवस्थित तरीके से बैठना होगा। मतलब ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो सुव्यवस्थित तरीके से हो। अगर बच्चे क्लासरूम में, अगर कुछ बच्चे उस तरह मुंह करके बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे इस तरह मुंह करके बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे पीछे मुंह करके बैठे हैं, तो कोई आएगा तो क्या कहेगा? इसका मतलब यह है कि ज्ञान की कमी है और इसीलिए समझते इधर से उधर जहां मन है वहां बैठे हों और टीचर बोर्ड में पढ़ा रहा है। ये सुव्यवस्थित तरीका नहीं है बैठने का। क्रमबद्ध तरीके की बात करें तो अगर स्कूल में प्रार्थना होती है, स्कूल में प्रेयर होती है, तो प्रेयर से पहले बच्चे क्या करते हैं, लाइन लगा के एक सीरियल वाइज खड़े होते हैं, उसके बाद हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। अगर अगर प्रार्थना की घंटी बजे और जो बच्चे जहां पे ग्राउंड में खड़े हुए हैं अगर वो वहीं पे खड़े होकर हाथ जोड़ के प्रार्थना करना स्टार्ट कर दें तो कोई देखेगा तो क्या कहेगा? इसका मतलब यही कहेगा कि ये बच्चे, इन बच्चों में ज्ञान की कमी है, इन बच्चों में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। इसका मतलब ये एक बात समझ में आई कि ज्ञान किसी कोई भी विषय हो, उस विषय के सुसंगठित ज्ञान। सुसंगठित मतलब कोई भी चीज अगर मान लो कार्य करना है, जैसे हमें चाय बनाना है, तो चाय बनाने के लिए सबसे पहले हम दूध, चीनी, चाय पत्ती, अदरक, गैस, जितनी भी चीजें हैं उन चीजों को हम एक जगह इकट्ठित कर सुसंगठित कर लेंगे, उसके बाद चाय बनाना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं कि जो है चाय बनाना शुरू कर दिया अभी तो हमारे दूध ही नहीं। ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो किसी विषय का सुसंगठित, सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ज्ञान, किसी विषय के सुसंगठित, सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान आपको समझ में आ गई होगी। विज्ञान के बाद बात करें, विज्ञान क्या होता है? किसी विषय के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित एवं प्रयोगों द्वारा प्रमाणित वर्गीकरण ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, या किसी विषय के सुसंगठित, सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान में अगर बात करें तो विज्ञान में आता है पहला विज्ञान में रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है, रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणों एवं रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान इसमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। मतलब पदार्थों या द्रव्यों के रासायनिक परिवर्तनों का जिसके अंदर अध्ययन किया जाता है वो रसायन विज्ञान कहलाता है। रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन जिसके अंदर किया जाता है वो, या द्रव्यों या पदार्थों के रासायनिक गुणों का जिसके अंदर अध्ययन किया जाता है वह रसायन विज्ञान कहलाता है। और रसायन विज्ञान के विषय में सबसे पहले अपने विचार व्यक्त करने वाले रॉबर्ट बायल ने सबसे पहले इसके विषय में अपने विचार रखे। रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहा जाता है। केमिस्ट्री शब्द जो मिस्र देश है, मिस्र देश के प्राचीन नाम केनिया से लिया गया है और ऐसा माना जाता है कि रसायन का उपयोग या रसायन विज्ञान, रसायन का जन्म मिस्र से हुआ माना जाता है, मिस्र से हुआ था। रॉबर्ट बायल ने इसे क्या किया, रसायन विज्ञान को एक पृथक शाखा के रूप में विकसित किया। या आपने सबसे पहले रसायन विज्ञान को पृथक शाखा के रूप में बताने का श्रेय जिसे जाता है वो
रॉबर्ट बायल को जाता है। रॉबर्ट बायल ने सबसे पहले रसायन विज्ञान को एक पृथक शाखा के रूप में स्थापित किया। उसके बाद बर्जीलियस ने अपने प्रयोगों और खोजों के और सिद्धांतों के आधार पर रसायन विज्ञान को एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। इसीलिए बर्जीलियस को रसायन विज्ञान का पितामह कहा जाता है या ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री। फिर क्वेश्चन आता है ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री कैसे कहा जाता है? फादर ऑफ केमिस्ट्री या ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री बर्जीलियस को कहा जाता है, या रसायन विज्ञान का पितामह बर्जीलियस को कहा जाता है। बर्जीलियस ने अपने प्रयोगों और सिद्धांतों के आधार पर, खोजों सिद्धांतों के आधार पर रसायन विज्ञान में एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। इसीलिए बर्जीलियस को रसायन विज्ञान का पितामह कहा जाता है। अब रसायन विज्ञान के मॉडर्न फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? रसायन विज्ञान का पितामह बर्जीलियस को कहा जाता है, लेकिन रसायन विज्ञान का पितामह बर्जीलियस को कहा जाता है, लेकिन आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक वो लेवोसिये को कहा जाता है। लेवोसिये को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि रसायन विज्ञान के विषय में सबसे पहले अपने विचार किसे प्रस्तुत किए? तो रॉबर्ट बायल ने सबसे पहले रसायन विज्ञान के विषय में अपने विचार प्रस्तुत किए। उसके बाद बर्जीलियस ने अपने सिद्धांतों और खोजों के आधार पर बर्जीलियस ने महत्वपूर्ण योगदान दिया रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। इसीलिए बर्जीलियस को ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, रसायन विज्ञान का पितामह कहा जाता है। उसके बाद आधुनिक समय में लेवोसिये ने रसायन विज्ञान के विषय में उत्कृष्ट खोजें की, अपने विचार व्यक्त किए, और इस आधार पर लेवोसिये को आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। अब मेन हमारा जो टॉपिक है वो है रसायन विज्ञान की अवधारणा। अब रसायन विज्ञान की अवधारणाओं में रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण उपयोग हैं। रसायन विज्ञान का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो रसायन विज्ञान का उपयोग अगर हम कहें, रसायन विज्ञान का उपयोग हम कृषि के क्षेत्र में करते हैं। कृषि के क्षेत्र में अगर बात करें तो कृषि के क्षेत्र में उर्वरक हो गया, कीटनाशक हो गए और कवकनाशी हो गए। ये क्या करते हैं? ये उर्वरक के क्षेत्र में या कृषि के क्षेत्र में रसायन विज्ञान के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। उसका उद्योगों की बात करें तो उद्योगों में सीमेंट हो गया, कपड़ा हो गया, कांच हो गया, या इसके अतिरिक्त साबुन हो गए, पेट्रोलियम हो गए, इन सब में उर्वरक के रूप में या उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। इसका औषधि में होम्योपैथी, एलोपैथी और आयुर्वेद में इस रसायन का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त परिवहन के क्षेत्र में पेट्रोल, डीजल या सीएनजी या अन्य जितने भी कोयला हो गया में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त नए पदार्थों के संश्लेषण में, नए पदार्थों के निर्माण में रसायन का महत्वपूर्ण योगदान है। उसमें से अर्धचालक बनाने में, सुचालक बनाने में, प्रकाशीय तंतु बनाने में और जो रेशे बनाने के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। अब आते हैं पदार्थ। हमारा मेन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है रसायन विज्ञान का, वो पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ होता क्या है? हमारे ब्रह्मांड में जितनी वस्तुएं हैं जिसका कुछ द्रव्यमान है तथा जो स्थान घेरती है। हमारे ब्रह्मांड में जितनी वस्तुएं हैं जिसका कुछ द्रव्यमान है, जिसका कुछ मास है और जो स्थान घेरती हैं, सब पदार्थ कहलाते हैं। मतलब एक्स वाई जेड जितनी भी चीजें अगर हम नाम पता है हमें, वो सभी सब में द्रव्यमान होता है और सब में भार होता है और सब स्थान घेरती है। तो पदार्थ क्या है? पदार्थ वह है जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरती है। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें निश्चित मास होता है, जिसमें निश्चित द्रव्यमान होता है, उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ को द्रव्य भी बोलते हैं, पदार्थ को मैटर भी बोलते हैं। तो पदार्थ क्या होता है? पदार्थ वह होता है ऐसा पदार्थ, ऐसा कुछ जिसमें घनत्व होता है, जो स्थान घेरती है, जिससे हम एक या एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर पाते हैं, वो होते हैं पदार्थ। पदार्थ क्या होते हैं? पदार्थ वह है जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सके, जो स्थान घेरती है तथा जिसमें कुछ भार होता है, जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है, वो पदार्थ कहलाती हैं। पदार्थ की मुख्यतः अवस्थाएं अगर बात करें तो क्लास 9th में हमने पढ़ा था पदार्थ की 3 अवस्थाएं, एक ठोस, एक द्रव, एक गैस। हमने 9th में पढ़ा था एक 3 अवस्थाएं, एक ठोस, एक द्रव, एक गैस। लेकिन जब हम फर्स्ट ईयर में आ गए हैं तो अब पदार्थ की 2 अवस्थाएं पढ़ेंगे और वो 2 अवस्थाएं हैं भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था।
पदार्थ या द्रव्य की दो अवस्थाएं हैं, भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था। भौतिक अवस्था में बात करें तो ठोस, द्रव और गैस, इसे हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, इसे हमने 9 में पढ़ा था। तो भौतिक अवस्था में अगर ठोस की बात करें तो ठोस क्या होते हैं? ठोस वह है जिसका एक निश्चित आयतन होता है तथा निश्चित द्रव्यमान होता है। मतलब ठोस का आकार व ठोस का आयतन दोनों निश्चित होता है। मतलब जिसका आकार व आयतन न बदले और जिसका आकार व आयतन निश्चित रहे वो ठोस कहलाते हैं। जैसे अगर बात करें आप देखा ईंट देखी होगी तो ईंट का एक निश्चित आकार होता है और ईंट का एक निश्चित भार होता है। ईंट का आकार व आयतन निश्चित होता है, इसीलिए इसे ठोस कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अगर एक बुक है तो इस बुक, जिसमें मान एक बोतल है, ये बोतल है और इस बोतल को का एक निश्चित आकार है और इस बोतल को अगर हमें कहीं पे भी ले जाना है, अगर एक बुक है, इस बुक का एक निश्चित आकार है और इसका एक निश्चित भार है। तो अगर इस बुक को अगर हमें चुरा कर ले जाना है तो हमें इस बुक के बराबर हमें एक जेब सिलवानी पड़ेगी, तभी हम इसको चुरा कर ले जा सकते हैं। इस बुक के बराबर हमें एक बैग सिलवाना पड़ेगा, तभी हम इसको चुरा कर ले जा सकते हैं। अगर हम ऐसे चाहें तो इस बुक को चुरा कर नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि इसका आकार निश्चित है और अगर कहीं भी चुरा ले जाएंगे तो कोई वस्तु जिस व्यक्ति की है वो व्यक्ति पहचान लेगा, जान जाएगा तुरंत कि ये वस्तु हमारी है, हमें चुरा ले जाना। ऐसे जेब में चुरा ले जाना तो इतनी बड़ी जेब बनानी पड़ेगी। अगर एक बोतल है, इस बोतल को अगर चुरा ले जाना है तो उतनी बड़ी आकार की हमें जेब बनवानी पड़ेगी। तो कहने मतलब यह ठोस वे होते हैं जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है, वो ठोस कहलाते हैं। जैसे पत्थर, लोहा, लकड़ी, ये सब ठोस वस्तु हैं। अगर हम द्रव की बात करें तो हमें एक बात समझ में आई कि जो ठोस होते हैं, ठोस का आकार व आयतन, ठोस का आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। द्रव की बात करें तो द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है किंतु आयतन निश्चित होता है। द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। जैसे अगर हम दूध की बात करें, 1 लीटर दूध या 1 लीटर पानी या 1 लीटर तेल, ये सभी द्रव वस्तुएं हैं। अगर 1 लीटर दूध को अगर हम किसी भगोने में रखें तो भगोने का आकार ग्रहण कर लेगा, अगर थाली में रखें तो थाली का आकार ग्रहण कर लेगा, अगर हम प्लेट में रखें, हम कटोरे में रखें, हम कटोरे का आकार ग्रहण कर लेगा, अगर बाल्टी में रखें तो बाल्टी का आकार ग्रहण कर लेगा। लेकिन उसके भार में, उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर जब थाली में 1 लीटर है तो बाल्टी में भी 1 लीटर होगा, आपके भगोने में भी 1 लीटर होगा तो आपकी बोतल में भी 1 लीटर होगा। मतलब आयतन में कोई परिवर्तन ना हो लेकिन आकार बदल जाए। अगर जब हमने थाली में रखा था थाली का आकार ग्रहण कर लिया था, जब हमने जो है बाल्टी में रखा बाल्टी का आकार ग्रहण कर लिया, अगर हम प्लेट में रखें प्लेट का आकार ग्रहण लें। तो मतलब जिसका आयतन परिवर्तित ना हो किंतु आकार बदलता रहे वो कहलाता है द्रव। द्रव क्या होते हैं? ठोस समझ में आ गया। ठोस का आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है, बदलता नहीं है। द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है, आकार बदलता रहता है। गैस की बात करते हैं। गैस का आकार व आयतन दोनों निश्चित नहीं होता है। मतलब इसका ना आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। मतलब वह पदार्थ जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित नहीं होता है वह गैस कहलाते हैं। जैसे जहां रसोई में हमारा खाना बना होता है, अगर गैस खुली रह जाए वो आप दूसरे कमरे में हो तो कुछ समय बाद आपको उसकी स्मेल मिल जाएगी। इसका मतलब उस गैस के अणु धीरे धीरे क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आपके रसोई से, आपके किचन से आपके रूम तक पहुंच जाते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि गैस खुली हुई है। इसके अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें तो अगर शादी में या कहीं पे भी हम जब जाते हैं तो क्या करते हैं, परफ्यूम लगाते हैं। तो जब जिस व्यक्ति ने परफ्यूम लगाई है उस व्यक्ति के आसपास जितने भी व्यक्ति आते हैं उन सबको पता चल जाता है कि इस व्यक्ति ने या किसी व्यक्ति ने आसपास जो है उसने परफ्यूम लगाई है, क्योंकि परफ्यूम के जो कण हैं वो वातावरण के कण के साथ मिलकर फैल जाते हैं और गैस के अणु दूर दूर होते हैं। मतलब गैस का आकार व आयतन दोनों निश्चित नहीं होता है, ठोस का आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है और द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है किंतु आयतन निश्चित होता है। इसके बाद बात क्या हमारी भौतिक अवस्था है। इसके बाद बात करते हैं रासायनिक अवस्था। रासायनिक अवस्था में
अगर बात करें रासायनिक परिवर्तन में अगर बात करें तो उसमें आते हैं हमारे शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ में हमारे आते हैं तत्व और यौगिक, और तत्व में आते हैं हमारे धातु, अधातु और उपधातु, और यौगिक में आते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक, और मिश्रण में आते हैं हमारे विषमांगी मिश्रण और समांगी मिश्रण। अब हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा ठोस पढ़ लिया था। अब आते हैं रासायनिक पदार्थ। अब शुद्ध पदार्थों की बात करें तो शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के अभिकारकों से मिलकर बने हों, मतलब एक ही प्रकार के अभिकारक से मिलकर बने जो तत्व होते हैं उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे चीनी है तो उसमें सिर्फ चीनी ही रहेगी, सिर्फ चीनी के ही कण हैं। अगर नमक है तो सिर्फ नमक के ही कण रहेंगे, अगर गेहूं है तो सिर्फ गेहूं के ही कण रहेंगे। मतलब शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसमें एक ही प्रकार के अभिकारक मौजूद हों, मतलब जिसमें एक ही प्रकार के अभिकारक होते हैं वो शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। इसका इस शुद्ध पदार्थों में अगर तत्व की बात करें तो तत्व क्या होते हैं? तत्व एक ही प्रकार के जिस अणु उपस्थित होते हैं, एक ही प्रकार के अणु जिसमें उपस्थित हों वो तत्व कहलाते हैं। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ही रहेगी, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन रहेगी, कार्बन है तो कार्बन रहेगा, मतलब जिसमें एक ही प्रकार के अभिकारक उपस्थित हों वो शुद्ध पदार्थ कहलाता है। जैसे चीनी, गेहूं, ये सब चीज हो गई। तत्व क्या होते हैं? जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित हों वो कहलाता है तत्व। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये एक ही प्रकार के हैं। जो क्या होते हैं? यौगिकों में भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु होते हैं, मतलब उसमें समान प्रकार के परमाणु उपस्थित ना हो वो यौगिक कहलाते हैं। अब तत्वों में बात करें तो तत्व होते हैं 3 प्रकार के, एक होता है धातु, एक होता है अधातु, एक होता है उपधातु। धातु क्या होते हैं? वे पदार्थ जो विद्युत के सुचालक होते हैं, मतलब वे पदार्थ जिसमें विद्युत का प्रवाह, वे पदार्थ जिसमें ऊष्मा का प्रवाह सुचारू रूप से हो सकता है। वे पदार्थ जिसमें विद्युत का प्रवाह, वे पदार्थ जिसमें ऊष्मा का प्रवाह सुचारू रूप से हो सके, मतलब जिसमें ऐसा पदार्थ जिसमें अगर विद्युत धारा लगाई जाए, जिसमें अगर लाइट लगाई जाए, इसमें करंट लगाई जाए तो उसमें विद्युत का प्रवाह होने लगे, या ऐसा पदार्थ जिसमें जिसको ऊष्मा प्रदान की जाए तो वो तुरंत ही गर्म हो जाए या ठंडा हो जाए। तो वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का या ऊष्मा का प्रवाह सुचारू रूप से होता है वह धातु कहलाती है। अधातु क्या होती है? धातु क्या होती है? धातु ऊष्मा की सुचालक होती है। अधातु क्या होती है? अधातु ऊष्मा की कुचालक होती है। कहने मतलब यह है अधातुओं में विद्युत धारा, मतलब ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाए तो उसमें विद्युत का प्रवाह ना हो। जैसे धातुओं में अगर लोहे में अगर विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे तो लोहे में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी, कॉपर में विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। इसका मतलब वो क्या है? वो है धातु। ठीक है। लकड़ी में विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाए, सूखी लकड़ी की बात है, लकड़ी में विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाए, प्लास्टिक में विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाए या ऊष्मा प्रवाहित कराई जाए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब धातु वे होती है जिसमें विद्युत तथा ऊष्मा का प्रवाह सुचारू रूप से होता रहता है। अधातु में विद्युत तथा ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है। उपधातुओं में ये उसमें कुछ धातु और अधातु के बीच की कड़ी माना जाता है, इसे उपधातु कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे यौगिक की। यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, एक कार्बनिक यौगिक और एक अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक मतलब ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन के तत्व उपस्थित होते हैं, कार्बन के तत्व उपस्थित हों वे कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जिसके अंदर कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है वो कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जिसमें अकार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन के अतिरिक्त जिन यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उन्हें अकार्बनिक यौगिक कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें मिश्रण की तो मिश्रण क्या होते हैं? मिश्रण वे होते हैं जो 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक उपस्थित हों वह मिश्रण कहलाता है। जैसे चीनी और पानी का मिश्रण, चीनी और नमक का मिश्रण सरल बनाते हैं हम तो चीनी और पानी को मिला के एक मिश्रण बनाते हैं। चीनी और नमक का मिश्रण, नींबू और पानी का मिश्रण, ये सब क्या है? ये जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक उपस्थित होते हैं वो मिश्रण कहलाते हैं। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। मिश्रण कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है? समांगी मिश्रण वे होते हैं जो सभी अवयवों का पूर्ण मिश्रण में संगठन एक समान होता है, वे समांगी मिश्रण कहलाते हैं। मतलब समांगी मिश्रण वो मिश्रण होता है जब आपस में किसी पदार्थ को मिलाया जाए और आपस में पूर्णतः मिल जाए, घुल जाए। चीनी और पानी को आपस में मिलाया जाए, आपस में घुल जाएंगे। चीनी और नमक को आपस में मिलाया जाएगा, घुल जाएंगे। पानी और जब नींबू को आपस में मिलाया जाएगा तो आपस में घुल जाएंगे। पानी और रंग को आपस में मिलाया जाएगा, मिल जाएंगे। मतलब वे पदार्थ जो आपस में मिल जाते हैं, आपस में घुल जाते हैं, वो कहलाता है समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण क्या होता है?
विषमांगी मिश्रण वे मिश्रण होते हैं जिनको किसी भी विलयन में मिलाया जाए वो आपस में मिलते नहीं है, वे आपस में दूर दूर रहते हैं, उसके कारण अलग अलग रहते हैं। जैसे पानी में अगर लोहे की छीलन मिलाया जाए, पानी में अगर लकड़ी की छीलन मिलाया जाए तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। पानी के कण और लोहे की छीलन के कण, पानी के कण, लकड़ी के छीलन के कण, पानी और बालू को अगर आपस में मिलाया जाए तो पानी और बालू आपस में अलग अलग रहता है। ऐसा मिश्रण विषमांगी मिश्रण कहलाता है। इसके बाद आते हैं पदार्थ। हमने आपको क्या बताया पदार्थ क्या होते हैं। पदार्थ में वे होते हैं जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित हो, वह ठोस कहलाता है। जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है वह ठोस कहलाता है। जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है वह ठोस कहलाता है। इसमें देखो, जैसे मान लेते हैं एक पत्थर है, एक कांच है, एक ईंट है। उस ईंट का, जैसे मान लेते हैं ईंट है, ये आपके सामने ये एक ईंट है और इस ईंट का एक निश्चित आयतन है और एक निश्चित आकार है। अगर हम पासे की बात करें, आपने देखा वो पासा जब लूडो खेला हुआ तो लूडो में पासा होता है, तो इस लूडो का एक निश्चित आकार, इस पासे का एक निश्चित आकार है और एक निश्चित आयतन है। मतलब ऐसी वस्तु है जिसका एक निश्चित आकार होता है और एक निश्चित आयतन हो, वो ठोस वस्तुएं कहलाती हैं। वे वस्तुएं जिसका आकार निश्चित रहे, वे वस्तुएं जिसका आयतन निश्चित रहे लेकिन आकार निश्चित ना हो, आकार अनिश्चित रहे, वो लिक्विड कहलाती है, वो द्रव कहलाती है। जैसे दूध को किसी भी बर्तन में रखो, उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेता है। पानी को किसी भी बर्तन में रखो, थाली में रखो, थाली का आकार ग्रहण कर लेगा। बाल्टी में रखो, बाल्टी का आकार ग्रहण कर लेगा। भगोने में रखो, भगोने का आकार ग्रहण कर लेगा। थाली में रखो, थाली का आकार ग्रहण कर लेगा। मतलब इसका आकार हमेशा बदलता रहता है। मतलब ऐसे पदार्थ जिनका आकार बदलता रहे लेकिन आयतन बदलता ना रहे, आयतन समय के साथ कोई परिवर्तन ना हो, वो कहलाते हैं द्रव। गैस क्या होती है, जिनका आकार व आयतन निश्चित नहीं होता है, बदलता रहता है, वो कहलाती है गैस।